तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि यूपी के प्रयागराज से बड़ी खबर, अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर हत्या। मेडिकल कॉलेज के पास हुई वारदात, मीडिया कर्मी बनकर आए थे हमलावर। पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर करने पर एसटीएफ को मिलेगा 51,000 रुपए का इनाम। हनुमानगढ़ी के बाबा ने किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक में चुनाव से पहले बीजेपी को एक और झटका। फाइटर रवि ने बीजेपी की सदस्यता से दिया इस्तीफा, कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हैदराबाद में असुद्दीन ओवैसी की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए अमेरिका के अधिकारी ओवैसी की जमकर तारीफ। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि धर्म बदलकर मुस्लिम ईसाई बन चुके दलितों को भी मिलेगा एससी का दर्जा, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिए हैं तर्क। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हिजाब विवाद को लेकर अब बीजेपी के विरोध में उतरे कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता वीएस येदियुरप्पा। बोले हिजाब विवाद था गैर जरूरी, सरकार को इसका उठाना पड़ेगा खामियाजा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अतीक अहमद की हत्या के बाद यूपी की जनता से योगी ने की है अपील, कहा दंगा ना फैलाएं नहीं तो भेजूंगा जेल। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रयागराज से बड़ी खबर, अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या। मेडिकल कॉलेज के पास हुई वारदात, मीडिया कर्मी बनकर आए थे हमलावर। जब दोस्तों आपको बता दें कि यूपी पुलिस की कस्टडी में स्वास्थ्य जांच के लिए शनिवार देर रात कालबिन अस्पताल ले जाते समय अतीक अहमद और उसके भाई की मेडिकल कॉलेज के पास मीडिया कर्मी बनकर आए बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना पर पुलिस के साथ साथ प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। वहीं आपको बता दें कि गोलाबारी में एक सिपाही भी घायल हो गया है। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ 4 दिन की यूपी पुलिस कस्टडी में थे। शनिवार को तीसरे दिन धूमनगंज थाने के लॉकअप में बंद अतीक व अशरफ से एटीएस ने हथियार तस्करी की पूछताछ की थी। रात लगभग 10:30 बजे जब दोनों को रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए कालबिन अस्पताल ले जाया जा रहा था, तभी मीडिया कर्मी बनकर 2 बदमाश आए और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां लगने से अतीक व अशरफ लहूलुहान हो गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि दोनों को नेहरू अस्पताल में तुरंत ही पुलिस द्वारा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मौके से 2 पिस्टल व 6 खोखे मिले हैं। घटना की सूचना पर सभी थानों की पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किस तरह से पुलिस की मौजूदगी में अतीक अहमद और उनके भाई की हत्या कर दी गई और पुलिस ऐसे ही देखती रही। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर करने पर एसटीएफ को मिलेगा 51,000 रुपए का इनाम। हनुमानगढ़ी के बाबा ने किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी असद को गुरुवार को झांसी में एनकाउंटर में मार दिया गया। एनकाउंटर करने वाली एसटीएफ टीम को हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने 51,000 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है। इसके लिए उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को हार्दिक बधाई भी दी है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास इस कार्य के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों जिस प्रकार अपराधियों की कमर तोड़ी जा रही है, ये प्रदेश में अपराध के खात्मे के लिए सुखद संकेत है। उन्होंने माफियाओं से भी अपील की है कि यहाँ जब तक यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वे या तो प्रदेश छोड़कर बाहर चले जाएं या फिर शांत हो जाएं। इसके साथ ही उन्होंने यूपी में बचे हुए माफियाओं का भी एनकाउंटर करने की मांग कर दी है। तो किस तरह से ये विवाद बयान इन्होंने इस मौके पर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असुद्दीन ओवैसी के आवास पर इफ्तार पार्टी में शामिल हुए अमेरिकी अधिकारी। जब दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि एआईएमएम के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को अपने आवास पर एक इफ्तार पार्टी रखी। इस इफ्तार पार्टी में अमेरिकी महादूतावास के अधिकारी शामिल हुए। उन्होंने इस इफ्तार पार्टी की जमकर तारीफ की और अपने अनुभवों को साझा किया। दरअसल आपको बता दें कि इस इफ्तार पार्टी में अमेरिकी जो है दूतावास के अधिकारी जेनिफर लार्सन भी शामिल हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने इसका खुलासा ट्विटर पर किया। उन्होंने इसमें शामिल होने के बाद असुद्दीन ओवैसी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हम इससे पहले भी कई बार इफ्तार पार्टी में शामिल हुए हैं और असुद्दीन ओवैसी के साथ जो हमने इफ्तार पार्टी की है वो बहुत अच्छी इफ्तार पार्टी रही। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो कर्नाटक में चुनाव से पहले बीजेपी को लगा एक और झटका। फाइटर रवि ने बीजेपी की सदस्यता से दिया इस्तीफा। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के ऐलान के साथ पार्टियों में भगदड़ मची हुई है। इसी कड़ी में भाजपा को कर्नाटक में चुनाव से पहले एक और झटका लगा है। भाजपा नेता वी.एम. मल्लिकार्जुन, जिन्हें फाइटर रवि के नाम से जाना जाता है, इन्होंने बीजेपी छोड़ दी है। उन्होंने अकाल मान को लेटर लिखकर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। उधर पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी कांग्रेस में जा चुके हैं, उन्होंने भी बीजेपी छोड़ दी है। उन्हें कांग्रेस ने अथानी सीट से मैदान में उतारा है। पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार भी टिकट नहीं मिलने से बीजेपी से नाराज चले हैं। उनके कांग्रेस में जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि शनिवार को जगदीश शेट्टार ने अटकलों पर विराम लगाते हुए साफ कर दिया है कि उनकी किसी भी पार्टी से बात नहीं हुई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि लगभग 1000 कार्यकर्ता और 1 दर्जन नेता बीजेपी को कर्नाटक चुनाव से पहले छोड़ चुके हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कर्नाटक में हिजाब मामले को लेकर बीजेपी के विरोध में उतरे पूर्व मुख्यमंत्री वी.एस. येदियुरप्पा। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद से राजनीतिक बयानबाजी का दौर कर्नाटक में तेज हो गया है। इस बीच कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता वी.एस. येदियुरप्पा ने हिजाब विवाद और हलाला को लेकर बीजेपी को झटका दिया है। उन्होंने कहा है कि हिजाब और हलाला से जुड़ा विवाद गैर जरूरी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हिंदू और मुसलमान को भाईचारे से रहना चाहिए। आपको बता दें कि चुनाव के ऐलान से पहले कर्नाटक में हिजाब पहनने को लेकर जमकर बवाल हुआ था। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा है कि जो हिजाब का मामला कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले देश में चला था, कर्नाटक में चला था, ये विवाद उठना ही नहीं चाहिए और ये विवाद गैर जरूरी है। हमें हिजाब से हटकर कोई और काम कर्नाटक के लिए करना चाहिए। उनका सीधा कहना है कि बीजेपी के नेताओं ने जो हिजाब मामले का विरोध किया था वो गलत विरोध किया था, इसका विरोध नहीं होना चाहिए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अतीक अहमद की हत्या के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 की लागू। दोस्तों आपको बता दें कि अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को फील्ड में सतर्कता बरतने के निर्देश आज दिए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी में शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। इसमें सभी प्रदेशवासी सहयोग भी कर रहे हैं। आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी ना आए, इसका ध्यान रखें। सीएम योगी ने कहा है कि कानून के साथ कोई भी खिलवाड़ ना करें। उन्होंने जनता से अपील की है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की शनिवार रात अज्ञात हमलावरों ने उस समय गोली मारकर हत्या कर दी जब पुलिस दोनों को प्रयागराज में मेडिकल कॉलेज लेकर जा रही थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने की बात कही है और 3 सदस्यीय कमेटी भी गठित कर दी है। वहीं इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में धारा 144 लागू कर दी है और प्रयागराज में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी में पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले आरोपी को यूपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी की गाजियाबाद पुलिस ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में सुदेश ठाकुर नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इसकी जानकारी आज दी है। दरअसल आपको बता दें कि इस व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश में पैगंबर मोहम्मद साहब पर कथित अपमानजनक टिप्पणी की थी और तस्वीर भी पोस्ट की थी, जिसके बाद पुलिस ने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की और अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले भी पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर काफी विवाद उत्तर प्रदेश में रहा था, लेकिन ये नया विवाद रमजान के महीने में आ गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी के 4 से 5 विधायक शरद पवार की एनसीपी पार्टी में होंगे शामिल, कांग्रेस पार्टी ने किया दावा। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में एनसीपी कम से कम 40 सीटों पर ताल ठोकेगी। वहीं आपको बता दें कि एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरि आर ने शनिवार को ये जानकारी दी है। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा के 4 से 5 विधायक उनकी पार्टी के संपर्क में हैं और चुनाव से पहले ये लोग पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हरि आर ने कहा है कि हम आगामी चुनावों में कम से कम 40 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। बीजेपी के 4 से 5 मौजूदा विधायक पार्टी में शामिल होने के लिए हमारे संपर्क में हैं। बेंगलुरु के पूर्व मेयर भी जल्द ही हमारी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कर्नाटक में बीजेपी को लगातार झटके पे झटके लग रहे हैं और बीजेपी के नेता बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस और अन्य दलों को शामिल हो रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो धर्म बदलकर मुस्लिम ईसाई बन चुके दलितों को भी मिलेगा एससी का दर्जा, सुप्रीम कोर्ट ने दिए ये तर्क। दोस्तों आपको बता दें कि धर्म परिवर्तन करके मुसलमान या ईसाई बन चुके दलितों को भी अब एससी का दर्जा दिया जाना चाहिए या नहीं, इस पर
पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एस कौल, जस्टिस एहसानुद्दीन ओमानुल्लाह और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने इस पर सुनवाई की। बुधवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस रंगानाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट पर भी चर्चा हुई। साथ ही इस पर भी चर्चा हुई कि क्या दूसरा धर्म अपनाने के बावजूद एससी के लोगों को सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है या नहीं, क्योंकि आपको बता दें कि इन लोगों को प्रताड़ित इनकी जाति को लेकर किया जाता है। कोर्ट ने इस पर भी हैरानी जताई कि दलित मुसलमानों और दलित ईसाइयों को आरक्षण के मामले पर जस्टिस रंगानाथ मिश्रा की रिपोर्ट आ चुकी है, तो फिर सरकार नया आयोग क्यों बना रही है। अदालत ने कहा है कि जस्टिस रंगानाथ मिश्रा आयोग था, उसने अपनी रिपोर्ट दी और अपने साझेदारी में कहा कि आप इसे नहीं मानते, अब आपने नया आयोग बना दिया है क्योंकि हमें आयोग की रिपोर्ट का इंतजार है। अदालत ने कहा है कि दूसरे धर्म में परिवर्तित होने के बाद भी व्यक्ति को सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ सकता है। अब इस मामले में 11 जुलाई को सुनवाई की जाएगी। भाई आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान अब दलितों को, जो दलित मुसलमान बने हैं, ईसाई बने हैं, उनको भी आरक्षण मिल सकता है।